हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का 14 लेक्चर है। अभी तक 1 से 13 तक लेक्चर अपलोड हो गया है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे। और आपको अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। जब आपको PDF मिल जा रहा है तो आप क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है। और देखिए यहाँ जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। और देखिए बच्चे, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का ना लास्ट लेक्चर है। जितना प्रीवियस क्वेश्चन करवाना था हमने करवा दिया। 141 आज कवर हो जाएगा टोटल आपका। तो आप ये क्या करेंगे, मान लीजिए कि जितना हम करवा दिए, जितना आपका लेक्चर हो रहा है उनको एक PPT बना लेंगे। ठीक है। जैसे PPT तो मिलता ही है PDF यहाँ से, उसको आप रिवीजन करेंगे। और जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, उनको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो ये कर लीजिए। इसके बाहर से मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रीवियस क्वेश्चन है हमने करवा दिया है। बाकी आप अपने बुक वगैरह से अगर पढ़े हैं तो वहाँ से आप कर लीजिए। नहीं तो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर और अगर टाइम बचेगा तो और भी मतलब फिर से पॉलिटिकल साइंस पे आ जाएंगे। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को कवर करवाना है। ये नहीं कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस करवा दें, हिस्ट्री ना करवाए, इकोनॉमिक्स ना करवाए, ज्योग्राफी ना करवाए, तो ये ठीक नहीं है ना। सारा सब्जेक्ट कराया जाएगा। ठीक है बच्चे। तो आप लोग बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करेंगे या आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। हमसे पूछिएगा क्वेश्चन। जब आप पूछेंगे नहीं हमसे क्वेश्चन तो कैसे आपका सोल्यूशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिस्टेड फ्रॉम। देखिए, फंडामेंटल राइट में कितने सारे हमारे आर्टिकल आते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट आपके पहले कितने थे, 7 थे। अब कितने हैं, 6। तो आपके 6 फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल है, 6 फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके आर्टिकल आते हैं। ठीक है। आपको पहले ही बताया राइट 6 कौन कौन आर्टिकल है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, उनके अंदर रीट आता है। रीट मतलब रीट क्या होता है, देखिए रीट का मतलब हुआ ना बुलावा। जैसे ये रीट किन के पास अधिकार आता है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है। तो मतलब देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ना, इन्होंने कहा था कि हार्ट एंड सोल कहा था, हार्ट एंड सोल। ये जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इनको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि भाई ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपने केस को अपील कर सकते हैं। तो अच्छी बात है ना। मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट और वायलेट होता है तो आप जाइए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाइए, आपके पास अधिकार है। तो इसीलिए BR अम्बेडकर ने इनको बहुत अच्छा से हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है। तो इसमें ये 12 से 35 तक आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसी के रिगार्डिंग DPSP आता है। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कहाँ से लिया गया है, तो आपको आयरिश से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ये DPSP में ना कितने आर्टिकल आते हैं, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब देखिए, BR अम्बेडकर ने आपके DPSP को क्या कहा थे, उन्होंने DPSP को कहा था नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो DPSP को BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 को क्या कहा था, हार्ट एंड सोल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आने का काफी ज्यादा चांसेस है हर एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम होता है ना, कभी कभी SSC या आपके MTS, SSC में MTS CHSL हो गया, फिर से आपका रेलवे हो गया, किसी भी ग्रुप का एग्जाम होता है ना, तो ये मतलब फेमस है क्वेश्चन। जितने भी एग्जामिनर लोग हैं ये पूछते हैं ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इन इंडिया। देखिए, आप लोगों को बताया है ना कि राज्यसभा के मेंबर के टर्म कितने हैं, 6 ईयर्स है। आपको बताया, और इनको डिजॉल्व नहीं किया जाता है, यानी खत्म नहीं किया जाता है।
हर 2 साल के बाद इलेक्शन कराया जाता है, तो 6 ईयर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए जिसमें ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होता है ना, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन निकल के आ ही नहीं रहा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं करवाता हूँ। ठीक है बच्चे, द नॉमिनेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेड ऑफ। अब चलिए देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप लोग बताएंगे कमेंट में, ये होमवर्क के लिए है कि आपके स्टेट, आपके इंडिया में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 25 है, 28 है, 29 है। ठीक है, बताइएगा कि कितने आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और साथ ही साथ उनका नाम भी लिखिएगा। आप ये भी मेंशन कीजिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मान लीजिए आपके 6 है, ठीक है, तो 6 का नाम लिख कर दिखाइएगा हमें, और आप बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा कोई, तो उसमें एक ट्रिक के साथ आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल जितने हैं उनको याद करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, और सतीश ने आंसर दिया था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस जॉब सतीश। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप क्या करें, कमेंट करेंगे ना, तो आपका मतलब आपका जैसे आईक्यू लेवल है इंक्रीज होगा। हम जो होमवर्क देते हैं आप करेंगे, जाके घर पे पढ़ेंगे, तो आपको मन करेगा और पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन जो देते हैं ना, उनको होमवर्क को करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको बताना है कितने हैं और कौन कौन है, नाम लिखकर बताएंगे। ओके, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की बात हो रहा है ना, तो स्टेट में मेन कौन होता है आपके? नॉमिनल सारा काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट कब होता है? जब ये पार्लियामेंट का बात होता है, तो चीफ मिनिस्टर तो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज, ये बिहार में आया हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट, दुनिया के सबसे लंबा संविधान किसका है? अपना प्यारा भारत। भारत को छोड़कर दुनिया में सबसे लंबा संविधान किसी का भी नहीं है, और हमारा संविधान क्या है? रिटेन है, लिखित संविधान है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि दुनिया के सबसे छोटा संविधान किसका है, स्मॉलेस्ट, तो वो होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये कब बना था? 1945 में। और अपना कब तैयार हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तैयार हुआ था कब? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब देखिए और एक और चीज़ है इससे जुड़ी क्वेश्चन, कि हमारा तो मान लीजिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? अनरिटन का मतलब बिना लिखे हुए संविधान किसका है? आपका यूके। यूके का नाम सुनिए, ब्रिटेन होता है जो, ब्रिटेन, ये हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब मान लीजिए वहां से, वहां के कौन है अभी? बोरिस है ना, बोरिस जॉनसन। चलिए ये सब तो करंट का न्यूज है, तो ना पूछूं तो अच्छा ही रहेगा। तो यूके का आपका संविधान, ब्रिटेन का संविधान जो है अनरिटन है। ठीक है, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते करंट में चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आदत हो गया है। तो आप लोगों को करंट ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप बस सिलेबस जितना है ना इतना पढ़िए। करंट चीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। अब देखिए प्लानिंग कमीशन कब सेट हुआ था? सेटअप हुआ था 1950 में। और कब फॉर्म में आया था? 1951 में, आपको बताया है। अब प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं ये भी बताया है, पीएम। उस समय कौन थे प्लानिंग कमीशन के हेड? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी नीति आयोग है, तो नीति आयोग के हेड कौन है? पीएम आपके मोदी जी। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेटअप 1950। अगर ये पूछा जाता कब फॉर्म में आया, तो 1951 हो जाता। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म इन द ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म में आया था? देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या है? आपका हाथ छाप। राहुल गांधी के नाम सुने ही हैं आप। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब उन्हीं के, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो आईएनसी से आते थे। ठीक है, तो जितने भी आपके नेहरू परिवार हैं वो सारे कांग्रेस के ही हैं। तो और इधर देखिए, ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस को कौन स्थापना किया था, कौन फॉर्मेशन किया था? तो उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अभी क्या है, अभी के कंडीशन के बाद बता रहा हूं मैं। अभी लोकसभा में ऑपोजिशन कोई नहीं है, ऑपोजिशन कोई नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए कुछ शर्तें होता है, 1/10 सीट होना चाहिए।
ठीक है, मान लीजिए आपके लोकसभा में कितने सीट है 545, उनके 1/10 सीट होगा तभी तो यार अपोजिशन माना जाएगा, पर अपोजिशन लायक है ही नहीं कोई भी। ठीक है, एक समय हुआ करता था कि आईएनसी में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज़ादी के समय बात हम बता रहे हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किनके पास था? कांग्रेस के पास ही था। आज सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास है, बहुमत। ठीक है, तो आपका कब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था? 1885 में। अगर ये पूछा जाए मतलब कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और इसके आपके अध्यक्ष तो पता चल गया, वोमेश चंद्र बनर्जी फाउंडर है। चलिए ये लिख लीजिएगा, इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? अब देखिए, चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? आपको पता है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? मध्य प्रदेश में आया है बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो आपके इसमें देखिए बी.आर. अम्बेडकर दिया है तो ऐसा ही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और ये परमानेंट बने थे। टेम्पोररी कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये भी जानिए। अब देखिए थोड़ा यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में देखिए। इधर इनका एक कोट है, लाइफ शुड बी, देखिए कितना अच्छा कोट है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन बीइंग लॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा दिन जीने से क्या फ़ायदा है जब आप महान नहीं बनते हैं, अपने देश के लिए काम नहीं करते हैं। हर इंसान को, हर इंडिविजुअल पीपल को क्या करना चाहिए? अपने देश के लिए एक निष्ठा रहना चाहिए। आप अपने देश का रक्षा कीजिए, आप अपने देश की हित में काम करिए। अगर मान लीजिए आप ही लोग स्टूडेंट हैं तो आज ना कल जाकर कुछ करेंगे ना यार। मान लीजिए आप जब जन्म लिए हैं तो कुछ आपकी निष्ठा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्वतंत्र देश में आज़ाद हुए हैं तो इस आज़ादी के लिए कितने सारे लोग निछावर हुए हैं, कितने सारे लोगों का डेथ हुआ है। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एक अच्छा इंसान बन के लोगों को हेल्प करें, अच्छा जीवन दे। तो ज़्यादा दिन जीने से अच्छा है कम दिन ही जिए, लेकिन एकदम ऐसे जिए ना कि लोग हमेशा आपको याद करें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हमेशा लोग याद करते हैं। यही बंदे हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और इन्होंने जिंदगी में बहुत सारे शेड्यूल कास्ट चाहते थे, जिंदगी में बहुत सारे इनके सामने प्रॉब्लम फेस किए, तब ये जाके आगे बढ़े, एडवोकेट थे। ठीक है, तो इनकी कहानी गजब की है। आप जब थोड़ा बड़े होंगे तो पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? अभी बताए ना, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। हु सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में ही आर्टिकल 32 के तहत आपके राइट को, अगर मान लीजिए आपका राइट वॉलेट होता है, खराब होता है, मान लीजिए आपके राइट का हनन कोई करता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा है कि जो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है? सेफ गार्ड करता है। बॉडीगार्ड का नाम सुने हैं ना? बॉडीगार्ड का काम करता है। कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट बना, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, सुप्रीम कोर्ट एंट्री मारेगा हीरो जैसा। एंट्री मार के बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, हमारे पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसको हम नल एंड वॉइड करा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हीरो से कम नहीं है। ठीक है, एक एक बात बता रहा, पता है कब? ये जब ना अब इंदिरा गांधी थी उस समय का बात बता रहे। एक केशवानंद भारती केस चला था, उसमें ना उस समय इंदिरा गांधी काफी पावरफुल पावरफुल लीडर थी। तो हुआ क्या था, उसको जो मन करता था ना लॉ पास कर देती थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया रोल दिखाया था, हीरो वाला, सलमान खान वाला रोल। फिर उन्होंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू का क्या पावर होता है, तो उस लॉ को आगे नहीं बढ़ने दिया और कहा कि जब भी आप कोई भी लॉ पास करेंगे, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम उनको नल एंड वाइड करार देंगे, उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे अपने इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट एकदम हीरो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है बच्चे, बहुत मज़ा आता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में जब आप पढ़ेंगे तो। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली का मिनिमम एज कितना है? 25 साल। अगर वही पूछा जाए, अगर मान लीजिए पूछा जाता राज्यसभा के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, तो 30 साल। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं ना, अपर हाउस कहते हैं। अपर मतलब बड़ा,
तो एज भी बड़ा होगा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, तो एज कम होगा 25। देखिए आप ना कोई ट्रिक ना अपने आप से बनाइए। हम जब भी पढ़ते हैं ना तो कोई ना कोई दिमाग लगा के ना अपना ट्रिक याद कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद कर लिया हूँ। मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं यानी बड़ा, तो इसके लिए एज बड़ा होगा 30 साल। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं यानी लो मतलब कम, तो इसके लिए एज कम होगा यानी 25। याद कर लिया। मैं ना खुद से ट्रिक बनाता हूँ अपना, ताकि हमको ज़्यादा लंबे देर तक याद रहे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री कैपिटल इनकम रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग, ये मध्य प्रदेश में आया है। ठीक है, देखिए प्रति पूंजीगत आय निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है। आपकी देखिए एवरेज इनकम होता है ना, उनको प्री कैपिटल इनकम रेफर करता है। अब देखिए इन तीनों के बारे में ना बस आप एवरेज इनकम के बारे में मैं आपको बता दूं। एवरेज इनकम का मतलब हुआ कि कोई ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये सब लोग जॉब करते हैं और सब लोग कमाते हैं। मान लीजिए ये 50 रुपये कमाए, ये भी 50 रुपये कमाए, ये भी 50 रुपये कमाए, ये भी 50 रुपये कमाए, तो एवरेज इनकम हो गया इनका, इन लोगों का कि 50 रुपये का कमा रहे हैं। अब मान लीजिए एवरेज निकालना होता है तो आप 50 का चारों जन का इनकम को ऐड कर देंगे, 200 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा एवरेज इनकम। तो ये होता है अलग, वो मैथ का बात है अलग। तो देखिए ये हो गया एवरेज इनकम। तो यहाँ जो होल इनकम है, एवरेज इनकम है, नेशनल इनकम है, नेट इनकम है, इनके बारे में ना इकोनॉमिक्स में चर्चा होगा, इनके बारे में बताया जाएगा, तो हम वही बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, देखिए आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का जितनी भी एमसीक्यू है वो सारा समाप्त हो गया। आप मन लगा के रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप पूछिए हमसे, पूछेंगे तो बताएंगे। और देखिए मन लगा के पढ़ेंगे ना और अच्छी निष्ठा के साथ पढ़ेंगे ना, तो 100% है कि आपके एनटीएससी एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ ऑनेस्टी होती है वहाँ रिजल्ट अपने आप आता है, इतना याद रखिएगा। अगर दिखावे के लिए आपने पढ़ा ना भाई, तो सच्ची में रिजल्ट नहीं आएगा। दिखावा बंद, मेहनत करिए बस। आपको मेहनत करिए, आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, एकदम अच्छे से मेहनत करिए। कोई भी दिक्कत है हमेशा पूछ सकते हैं, कैसी भी क्वेश्चन, कभी भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, कुछ भी, हमेशा आप लोगों के लिए बने हैं। 24 आवर्स, 24x7 हमेशा। ओके बच्चे, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।